5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। करंट अफेयर्स जो अभी तक हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, एमसीक्यूज बेस की 4 ऑप्शंस, अब उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं एमसीक्यूज का डिटेल्ड में कि क्या मनरेगा मजदूरी में जो अभी एबीपीएस सिस्टम लगाया गया है, एपीबीएस सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये पेमेंट सिस्टम है क्या? हकीकत में मनरेगा क्या होता है, मनरेगा में ये सिस्टम लगाया गया ये क्या है, और इनसे प्रॉफिट्स क्या होने वाले तथा क्या लॉस होने वाले हैं, मतलब इसके बेनिफिट्स और लॉस दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सपोसैट क्या है, एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट, ये मिशन के द्वारा भारत किस तरह से विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला देश जो अमेरिका था, उसके बाद भारत दूसरा देश बनता है, ये किस तरह से बनता है। इसके साथ ब्रिक्स सदस्यता के बारे में, ब्रिक में 5 नए देश शामिल हुए हैं, ये नए जो देश शामिल हुए किस तरह से शामिल हुए, ब्रिक्स है क्या, इन सभी के बारे में अब 4 ऑप्शनल से जगह हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं तथा इसके साथ सोआंस। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ही इस सेशन को बहुत देर तक लागू करेंगे, जारी रखेंगे। ये हमारे तरफ से पहला प्रयास है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने मन के विचारों को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही ये बताते हैं कि सेशन कैसा लग रहा है, क्या है। अगर आपको सेशन पसंद नहीं आता है तो मैं कहूंगा डिसलाइक के बटन को आप 2 बार दबाइएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन में सबसे पहले चर्चा करते हैं मनरेगा क्या है, डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ की स्थापना कब मनाई जाती है तथा डीआरडीओ स्थापना दिवस क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन होगा। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, हमारे यहाँ वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग का क्या गठन किया गया और 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी विषयों में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा आप पहला पॉइंट देखते हैं मनरेगा के बारे में। अच्छा, मनरेगा जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए आप याद रखिएगा एमजी नरेगा, महात्मा गांधी। देखिए, मनरेगा के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं और 2-3 पॉइंट्स को डिटेल से याद रखना है। डिटेल्स में क्या है उस तरह से देखते हुए, अच्छा सेशन बहुत ज्यादा पीले आ रहे हैं क्या, देख लीजिएगा, अगर आ रहे हैं तो मैनेज कर लीजिएगा आज के सेशन को। ठीक है, कल की क्लास को इन चीजों को री इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, राष्ट्रीय रोजगार योजना, राष्ट्रीय रोजगार योजना। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म तो कंफर्म हो गया कि फुल फॉर्म क्या है, एमजी नरेगा पढ़िए या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना पढ़िए। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह रखा गया कि जो भी व्यक्ति अपने ग्राम समाज में शारीरिक श्रम के माध्यम से, शारीरिक श्रम के माध्यम से जॉब पाना चाहता है, रोजगार पाना चाहता है, उन्हें 1 वर्ष में 100 दिनों का गारंटेड रोजगार दिया जाए। एक वित्त वर्ष में, वर्ष को ध्यान रखिएगा, ये आपसे वर्ष 1 साल से 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट होगा, ये आपका वर्ष 1 जनवरी से नहीं स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, वित्त वर्ष रहेगा आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। अब आपको देखिए 2 सेशन यहां से कंफर्म हुए हैं। पहला क्या है, भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, वित्त वर्ष कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तथा ये वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कुल कितने दिनों का रोजगार का वादा किया गया, 100 दिनों के वित्त, 100 दिनों का रोजगार एक वित्त वर्ष में। मनरेगा है क्या, किसी भी व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करने में कुशल है उसे 1 वर्ष में 100 दिन का गारंटेड रोजगार देने की गारंटी है। किसके द्वारा जारी की गई थी, कब जारी की, वो भी ये रोजगार होगा क्या, उसके ग्राम पंचायत क्षेत्र के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत, ताकि उसे घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, बहुत पास ना आना पड़े। अब इसमें किया क्या जाता था, मनरेगा के तहत पहले ज्यादातर धनराशि कैश दी जाती थी। तो कैश में क्या होता था, जो पर्सनल व्यक्ति है उस व्यक्ति को पूरा पैसा नहीं मिलता था, उसका आधा पैसा जॉब देने वाले और आधा पैसा ग्राम पंचायत सदस्य पे केवल और केवल घूसखोरी के अंतर्गत समाप्त हो जाती थी या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। तो अब इस भ्रष्टाचार की भेंट को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक माध्यम लेके आया, एपीबीएस। ये एपीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। लिखिए आधार पेमेंट, पूरा फॉर्म फुल फॉर्म लिखिए, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, BRIDGE, स्पेलिंग यही होती है शायद आपकी।
ब्रिज सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। अभी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्या है? आपने 100 दिन काम किया, आपकी सैलरी जो भी आपका इनकम बनेगी वो डायरेक्ट आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में। अभी आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ? आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, इससे पहले आपका खाता खुलवाया गया था, उस खाते से आधार कार्ड लिंक किया गया था, तो उसी डिटेल में सीधे आपका पैसा पहुंच जाएगा। तो बीच के जितने बिचौलिए रहे उनको कोई पैसा नहीं मिला, कोई पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा, सारा पैसा देश के विकास में, देश के नागरिकों के विकास में लगा। तो एपीबीएस सिस्टम क्या है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? जब सरकार अपने धनराशि को, ये किसी भी तरह का धन हो सकता है कि आपको किसी योजना के तहत धन मिला हो, आपको जॉब के ये तरह धन मिला हो, या आपको सैलरी स्कॉलरशिप आ रही हो, सभी का धन एपीबीएस माध्यम से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचाया जाता है। ठीक, मनरेगा में क्या किया गया था? मनरेगा में सन 2017 से एपीबीएस सिस्टम लागू कर दिया गया था, परंतु ये एपीबीएस सिस्टम अभी तक कंपलसरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। इसके बाद 1 जनवरी सन 2024 को ये एपीबीएस सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया, अर्थात फिक्स फाइनल सिक्योर कर दिया गया। अब एपीबीएस सिस्टम के अलावा किसी और माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण नहीं होगा जब तक कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। अच्छा, इसको कंट्रोल करता है एनपीसीएल, इसको कंट्रोल करती है। ठीक, कंफर्म हुआ? क्या क्या पॉइंट्स कंफर्म हो गए? पहला मनरेगा कंफर्म हुआ। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? शारीरिक श्रम 100 दिन जॉब की योजना, वो भी क्या? अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायती क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर। धनराशि कैसे ट्रांसफर होगी? एपीबीएस सिस्टम के द्वारा ट्रांसफर होगी। तो ये जो 100 दिन की संकल्पना होगी, ये 100 दिन किसी ने जॉब किया, इस बारे में क्या नियंत्रण होगा? जैसे राम मोहन लाल हैं, अब ये राम मोहन जी से कहा गया 100 दिन आपको जॉब करना, ये 100 दिन में से केवल 90 दिन पहुंचे, तो अब इनको 90 दिन की सैलरी दी जाएगी। तो इन सभी को निर्धारण के लिए एक एनएमएमएस ऐप बनाया गया। क्या है एनएमएमएस ऐप? इसका काम क्या है? इस ऐप द्वारा श्रमिकों की अटेंडेंस लगाई जाती है। याद रखिएगा, श्रमिक क्या होना है? श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति का पता लगाया जाता है, वास्तविक उपस्थिति का पता लगाया जाता है। जब वास्तविक उपस्थिति का पता लगा दिया गया, तो अब एक और समस्याएं तैयार हो गई कि ये जो कार्य करेंगे, ये जो मनरेगा के तहत कार्य करेंगे, ये कार्य किस आधार पर किया जाएगा? मनरेगा के तहत किए गए कार्य का रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना तथा उसकी लागत तय करने का काम, तथा उसकी लागत तय करने का कार्य कौन करेगा? सिक्योर ऐप। तो ये कई ऐप बनाए गए। एनएमएमएस ऐप क्या करता है? मनरेगा के तहत कार्यरत सभी श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति का परिचय करता है, या वास्तविक उपस्थिति की संकलन करता है कि वास्तविक उपस्थिति इनकी क्या रही। सिक्योर ऐप क्या है? मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार करना तथा उसमें कितनी धनराशि लागत आएगी उस बारे में पता लगाना, सिक्योर ऐप। तथा जियो मनरेगा ऐप, ये जियो मनरेगा ऐप तीसरा ऐप है जो मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को जियो टैग करता है। जियो टैग का मतलब कि जियो सिम का नहीं है, ये जोग्राफिकल लोकेशन का है। ठीक है, मैं भी गलती से सिम ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या? ये जोग्राफिकल लोकेशन को टैग करता है कि जैसे इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर की सड़क बनेगी, तो ये 5 किलोमीटर का जियो टैग मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा, ताकि वास्तविक रूप से जो भी विकास हो वो धरातल तक पहुंचे और उनको वास्तविक रूप से विकास मिल सके। ठीक, मनरेगा कंफर्म, मनरेगा के सारे पॉइंट्स खत्म। अच्छा, ये मनरेगा स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, ये अब आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। जल्दी से मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 5 सेकंड, अगर टाइमर नहीं लगा पाऊं कोई दिक्कत नहीं। ये शुरुआत हुई थी 2 फरवरी सन 2006 को। कब प्रारंभ हुई थी? 2 फरवरी सन 2006 को। अब मेरे ख्याल से मनरेगा कंफर्म हो गया होगा, मनरेगा के सारे पॉइंट्स कंफर्म हो गए होंगे, सारी डिटेलें कंफर्म हो गई होंगी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन हो, यहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। अब चलिए हम लोग फिर देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसरो ने एक्सरे पोलरियोमीटर सैटेलाइट एक्सपीओ सेट और 10 से अन्य पेलोड्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्सपीओ सेट, नाम बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा। एक्सपीओ सेट है क्या? देखिए, एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट क्या है? एक्सरे
चलिए मैं क्यों गोला बना रहा हूँ, मैं आपको डिटेल करने जा रहा हूँ तो मैं गोला क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स रे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन सैटेलाइट, ठीक। अब इसका कार्य क्या होगा, नाम तो आपको कंफर्म होगा, इसका काम क्या है, इसका कार्य रहेगा ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल के बारे में पढ़ना, ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, तथा ब्लैक होल के साथ कई न्यूट्रॉन तारे हैं जिनके बारे में अध्ययन करना, न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करना, तथा इनके बारे में ये पूरी की पूरी सैटेलाइट केवल और केवल एक दार्शनिक है, मतलब ये वहां उतरेगी नहीं, ये नहीं कि ब्लैक होल में पहुंच जाए या ब्लैक होल के अंदर पहुंच जाए। इसका केवल क्या कार्य है, ब्लैक होल का अध्ययन करना, न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करना, तथा कई खगोलीय पिंडों के बारे में, कई अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करना। मुख्य तौर पे क्या है, ब्लैक होल को अध्ययन करने के मामले में अभी तक केवल विश्व का एक देश शामिल था जिसको हम लोग अमेरिका नाम से जानते थे। सेकंड तौर पे भारत शामिल हो गया, सेकंड तौर पे क्या हो गया, भारत शामिल हो गया। एक्सपोसैट क्या है, एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट है, जो अमेरिका के बाद भारत को दूसरी ऐसी ताकत शक्ति देती है जो ब्लैक होल के बारे में अध्ययन कर सके। ये ब्लैक होल में अध्ययन करेगी कैसे, ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है किसकी, यही सब लेटर बहुत देर से नहीं आता, इसको बोल देंगे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, ये केवल दूर से ऐसे खड़ी रहेगी, टुक टुक निगारती रहेगी, ओहो ब्लैक होल बन रहा है, खत्म हो गया, नहीं अभी बन रहा है, बन रहा है, देखो कैसे बनता है। तो ये पूरी की पूरी केवल और केवल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसलिए बाकी कोई कार्य नहीं रहेगा। इसका केवल एक कार्य है कि ऑब्जर्वेशन करना, किस तरह से ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह कार्य करेगी, ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करेगी, अमेरिका के बाद भारत को ये दूसरी शक्ति देती। अब ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गई किसके माध्यम से, ये पीएसएलवी के माध्यम से गई थी, पीएसएलवी का ये चरण द्वारा गई थी। इसके बाद साथ दो पॉइंट्स और याद रखिए, ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पे 6 डिग्री के एंगल पे 6 डिग्री के झुकाव के साथ लगातार अध्ययन करेगी और उसके बाद डाटा भारत को भेजेगी। भारत को भेजने का कार्य किसने के द्वारा किया गया, इसरो द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कंफर्म करिएगा। इसरो की शुरुआत कब होती है, इसरो की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलुरु में, इसरो नाम से। एक सेकंड, क्या नेक्स्ट पेज में इसरो के बारे में डिटेल की, हाँ चलिए ठीक, यहाँ देख लेते हैं इसरो के बारे में क्या है। ठीक है, इसरो के बारे में याद रखिएगा, इसरो का जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान था। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, नाम याद रखिएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान। विक्रम साराभाई जी द्वारा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। विक्रम साराभाई द्वारा इसको प्रारंभ कब किया गया था, वो भी कब, 1962 में। परंतु इसका इसरो नाम कब पड़ता है वो याद रखिएगा, इसरो इसका नाम पड़ता है 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 19 को लिख दिया मैंने, 15 लिखना था, ठीक है। इसका इसरो नाम पड़ता है 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसको इसरो नाम पड़ता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, एस सोमनाथ। साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। अब यहां से हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स कंफर्म किया, पहला इसरो कंफर्म किया। इसरो का पूर्ण नाम क्या, विक्रम साराभाई बोस द्वारा इसका गठन किया गया था 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान था। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। राइटिंग बहुत अच्छी है, ये तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अध्यक्ष सोमनाथ इसके हेड है। इसके साथ पीएसएलवी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट है, करेगा क्या, ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। अमेरिका के बाद भारत को दूसरी ऐसी शक्ति दे देगा जो ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। फिर हम लोग इसके बाद अन्य देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला किसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, देखिए आज हम लोग 5 पॉइंट्स उठाएंगे ब्रिक्स के बारे में। अच्छा, ब्रिक्स का अध्ययन करें। अच्छा, ये ब्रिक्स है क्या, होता क्या है, क्या ब्रिक्स को ईंटे का नाम है, क्या गुम्बे का नाम है, क्या पत्थर का नाम है, हकीकत में ब्रिक्स है क्या, या देशों का नाम है, समूहों का नाम है, इनको देखते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखिए, बी से क्या हुआ, बी से हुआ ब्राजील, ध्यान रखिएगा, बी से क्या हुआ ब्राजील, बी से क्या हुआ ब्राजील। आर के बारे में चर्चा करो तो आर से क्या हुआ रूस, बी से क्या है ब्राजील, आर से क्या हुआ रूस। आई की चर्चा करो तो आई का मतलब क्या हुआ, आई से इंडिया, ठीक है। सी का मतलब क्या हुआ, चीन या चाइना। एस के बारे में चर्चा करो तो साउथ अफ्रीका। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एस का हुआ साउथ अफ्रीका। देखिए कभी कभी होता क्या है, होता इस तरह से कि बोर्ड हिलता रहता है और मैं भी हिलता रहता हूं, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब ये सदस्य हैं, ये 4 देशों के समूह, तो ये 4 देश, ये 5 देशों के समूह, प्रारंभ में इसमें 4 थे। पहले क्या होता है, सन 2009 की बात है, घटना याद रखिए, सन 2009 की घटना है। इसका नाम ब्रिक्स ना होकर ब्रिक होता था। ब्रिक का मतलब कौन कौन से देश होंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये 4 देश मिलते हैं और इस बात का गठन करते हैं, जैसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत देशों का समूह बन रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपना समूह बना के अपने विकास के बारे में कार्य करते हैं, ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो सके। तो ये 4 देश मिलते हैं और अपने संगठन स्थापित करते हैं जो देशों के विकास के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद इसमें सन 2010 की बात है, 1 साल बाद ही साउथ अफ्रीका और मिल जाता है, तब इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स के बारे में कुछ खासियत याद रखिएगा। ब्रिक्स करता क्या है, जब विश्व पटल के बारे में चर्चा करें तो विश्व पटल का 42% ट्रांजेक्शन, 42% बिजनेस सिर्फ ये ब्रिक्स देशों के माध्यम से होता है। अर्थात ये विश्व स्तर पे बहुत बड़ा अपना अहम योगदान रखते हैं, बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं। आज मेरी शक्ल थोड़ी सी पीली आ रही, इस वजह से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कमेंट मत करिएगा पीलिया रंग। अगला देखते हैं, ठीक है। विश्व स्तर पे ये 42% का बिजनेस देते हैं, 42% का ये व्यापार करते हैं। ओके, योगदान के बारे में चर्चा करें वैश्विक व्यापार के बारे में, तो वैश्विक व्यापार के बारे में 12% व्यापार सिर्फ इन्हीं देशों के साथ होता है। और इन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए एक नया विकास, एक नया बैंकिंग की स्थापना की, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जो इन देशों में से किसी को भी, अगर इन 5 देशों में से किसी को भी धन की जरूरत पड़ती है या किसी को लोन डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो यहां से पैसा ले लेता है, फिर टैक्स के साथ जमा कर देता, सॉरी, इंटरेस्ट के साथ उसमें जमा कर देता है। अब ये ब्रिक्स देशों का संगठन कब स्थापना हुई, सन 2009 में, तब इसका नाम क्या था, ब्रिक्स। कौन कौन से सदस्य शामिल थे, कंफर्म। इसके बाद क्या होता है, एस और मिलता है 2010 में। एस का मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मिलने के बाद क्या होता है, संपूर्ण ब्रिक्स का निर्माण हो जाता है। और ये ब्रिक्स का काम क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था के, अगर विश्व के स्तर पे काम करें तो विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले संगठन है, अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, या इस बारे भी तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि विश्व स्तर पे ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्रिएट करते हैं। इनका कार्य क्या है, जो एक ध्रुवीकरण हो रहा था, ध्रुवीकरण क्या, पूरी दुनिया सिर्फ अमेरिका के परिपक्ष में, अमेरिका के साथ चल रही थी, तो इस ध्रुवीकरण को समाप्त किया जाए, ध्रुवीकरण को समाप्त करके एक समान संरचना स्थापित की जाए। ब्रिक्स की स्थापना के साथ ही अब इसमें होता क्या है, तो धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, तो ये 5 देश हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात, ये पांचों देश फिर से इसमें शामिल होना चाहते हैं, या फिर से पहली बार इसमें शामिल होना चाहते हैं, और ये इस बार शामिल कर लिए गए। सन 2024 में 5 देश और शामिल हो जाते हैं। अब इन पांचों के साथ याद रखिए, इसके साथ एक और देश था जिसको बोलते हैं अर्जेंटीनिया के नाम पे, इसको भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, परंतु अर्जेंटीनिया ने अपना प्रस्ताव अस्वीकार किया। ठीक, इन देशों ने स्वीकार कर लिया, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात। अब अगर आपसे कोई बात करे कि ब्रिक्स कितने देशों का समूह है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स कुल 10 देशों का समूह है, 5 ये टोटल कितने हो गए, 10। और इनका कार्य क्या है, ग्लोब पर। अब इसके साथ तो फायदा क्या रहेगा, सबसे पहले जब आप ग्लोब का अध्ययन करेंगे, विश्व पटल का स्तर करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे भारत एक शीर्ष अर्थव्यवस्था के तौर पे कार्य करेगा, कि भारत की हर जगह बात चल रही होगी और भारत यहाँ का शीर्ष व्यक्ति रहेगा, शीर्ष अधिकारी की तरह कार्य करेगा। ठीक, और इनके क्या है, इनका हर साल एक सम्मेलन होता है जिसको शीर्ष सम्मेलन कहते हैं, और शीर्ष सम्मेलन में अध्यक्ष पद की नियुक्ति होती रहती है, अध्यक्ष पद स्थानांतरित होता रहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अब हम लोग चर्चा करेंगे वित्त आयोग के बारे में, 16वां वित्त आयोग। अच्छा, 16वां वित्त आयोग को पढ़ने से पहले आप पहले ये देखिए वित्त आयोग होता क्या है, वित्त आयोग है क्या, कौन सी बला है वित्त आयोग, हमें वित्त आयोग को पढ़ना ही क्यों चाहिए, इसके बारे में समझना ही क्यों चाहिए। वित्त आयोग क्या है, क्या भारत सरकार द्वारा गठित वह आयोग है, वह संस्थागत ढांचा है, भारत सरकार द्वारा स्थानांतरित या भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया वह संस्थागत ढांचा है, जो देश के विकास हेतु धन का आगमन के बारे में तथा धन के निकासी के बारे में अपने मत देता है। साथ में यह केंद्र व राज्य के मध्य धन का व्यय के बारे में, केंद्र व राज्य के मध्य धन के व्यय के बारे में बताता है। अभी तक एक रूल अपनाया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा तथा उसकी सिफारिश आने के बाद वो 5 वर्षों तक विद्यमान रहेगी।
सिफारिश किस तरह से होती है इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर कोई वित्त आयोग आज गठित किया गया तो आमतौर पे ये 2 साल बाद अपना 2 साल बाद ये अपनी सिफारिशें देते हैं, ये अपनी सिफारिश देते हैं। इसके बाद ये सिफारिशें लागू होती हैं और ये सिफारिश लागू होने की क्या है 5 वर्षों तक लागू रहती है। और इन्हीं 5 वर्षों को समाप्त होने से पहले एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वो फिर 2 साल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उस सबमिट रिपोर्ट के बाद फिर 5 साल कार्य चलेगा। तो इस आधार पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग द्वारा देश का प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। अब वित्त आयोग का गठन हो गया, वित्त आयोग के बारे में क्या हो गया, इसके बारे में चर्चा करिए। 15वां वित्त आयोग कौन था, 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में संविधान में क्या, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को याद रखिए, पूछा जाता है वित्त आयोग से संबंधित एक आर्टिकल या अनुच्छेद 280(1) के तहत इसका गठन किया जाता है। अभी तक भारत में कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसमें से 15वां वित्त आयोग वर्तमान समय में लागू है। 15वां वित्त आयोग लागू कब हुआ, सन 2017 में इसका गठन हुआ था। 22 में लागू, 21 में लागू होता है और 26 तक ये लागू रहेगा। इसकी सिफारिशें कब तक लागू रहेंगी वो याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश रहेगी 31 मार्च सन 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू रहेंगी। 31 मार्च सन 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू रहने वाली हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं क्या है। अध्यक्ष पद के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी चीजें और देख लेते हैं क्या है। इसके अध्यक्ष कौन थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे, ठीक है, एनके सिंह क्या थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक, नाम कंफर्म। अध्यक्ष खत्म, गठन कब हुआ, सन 2017 में, रिपोर्ट 21 में सबमिट की, 26 तक इनका कार्य जारी रहेगा। अब चर्चा करते हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में। 16वें वित्त आयोग के बारे में 2 डिटेलें याद रखिएगा जो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी सिफारिशें आएंगी वैसे। इसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी, 1 अप्रैल सन 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने वाली हैं। 2024 में इनका गठन किया गया। 2 साल के अंदर इन्हें अपनी सिफारिशें देनी है और उन्हें लागू कराना है, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया जी, अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन भी सही होगा। 16वां वित्त आयोग भी कंफर्म हो गया होगा। 15वां वित्त आयोग के गठन के बारे में भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे स्विच करते हैं और देखते हैं आगे क्या संकल्पना है, किस तरह से। ओहो कितना प्यारा आ गया, बालस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा, बालस्य मूलम विज्ञानम क्यों, टैगलाइन है, इसको याद रखिएगा। जब कभी आप कहीं पर भी डीआरडीओ देखें तो डीआरडीओ देखते ही आपको तुरंत बताना, बोलना है बलश्यम मूलम विज्ञानम, बलश्यम मूलम विज्ञानम, चलो तुरंत बोलो, वैश्यम मूलम विज्ञानम। इसका आशय क्या हुआ, बलस्य मूलम विज्ञानम का मतलब क्या है कि जो शक्ति का स्रोत है वो विज्ञान ही शक्ति का स्रोत है। ये 3 चीजें अगर आप याद रख लेंगे, विज्ञान, शक्ति का स्रोत क्या है, विज्ञान, शक्ति का स्रोत क्या हुआ, विज्ञान। अगर आपको इतनी पॉइंट्स याद हो गए, इतने पॉइंट्स कंफर्म हो गए, तो डीआरडीओ के बारे में आपको सारी डिटेल कंफर्म हो जाएंगी। डीआरडीओ का ध्येय या वाक्य क्या है, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य वलश्य, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है वलश मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1958 को, 1958 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली में। देखिए इससे जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे उनको ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना कब होती है, 1958 में। और 1958 कब, 1 जनवरी 1958। इसी वजह से ही 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 1 जनवरी को हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, डीआरडीओ स्थापना दिवस। और इस बार क्या मनाया गया, डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस, 66 स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस। अब आपको कंफर्म हुआ डीआरडीओ के बारे में, कंफर्मेशन हुआ। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, डीआरडीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी सन 1958। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी सन 1958 इसकी क्या स्थापना होती है। और इसकी स्थापना के साथ पॉइंट्स याद क्या रखना, इसका आदर्शवाद क्या है, वलश मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और डीआरडीओ के बारे में सारी डिटेल है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफर्म हो गई। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीआरडीओ स्थापना दिवस क्या है। डीआरडीओ का कार्य, देखिए डीआरडीओ का कार्य क्या है, भारत की रक्षा एवं अनुसंधान के बारे में अध्ययन करना तथा रक्षा व अनुसंधान को बहुत उन्नत बनाने का कार्य डीआरडीओ करती है। भारतीय सेना के लिए मिसाइल्स बनाना,
गन्स बनाना, ये सारे काम डीआरडीओ का। डीआरडीओ के कार्यों को बहुत विस्तृत श्रेणी के बारे में रखते हैं। आज के सेशन को एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। आज के क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट की मनरेगा के बारे में। मनरेगा के बारे में कोई 3 पॉइंट्स लिख के आप लोग कमेंट करिएगा, कोई भी 3 पॉइंट्स। फिर मनरेगा से हम लोगों ने आगे बढ़े एपीबीएस सिस्टम के बारे में, एनएमएस सिस्टम के बारे में, जियो मनरेगा, जियो टैग के बारे में, इसरो के बारे में। अच्छा, इसरो का स्थापना दिवस क्या रहा या इसरो का संगठन कब हुआ, इस बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में चर्चा की। ब्रिक्स के वर्तमान नए सदस्य देश कौन है, उनके बारे में बताइएगा। देखिए, होमवर्क आपको मिलता रहेगा लगातार, नए सदस्य देशों के बारे में आपको बताना है। इसके साथ आपको कंफर्म करना है कि 16वें वित्त आयोग के हेड कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये चीज कमेंट करना है। फिर डीआरडीओ के बारे में चर्चा करना। अच्छा, डीआरडीओ के एक क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, डीआरडीओ के हेड कौन है, ये चीज आप लोगों को ढूंढ के कमेंट करनी है। तो चलिए, सेशन आपका यहीं तक रहा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और हाँ, उससे अच्छी, अगर सेशन पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक की बटन को 2 बार दबाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके आपको कितना डिसलाइक हुआ है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।